हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। मैं ब्राइट फ्यूचर चैनल से जगत सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की और राजनीतिक विज्ञान की प्रथम बुक है। उसका जो चौथा अध्याय है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है हमें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या है या संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, लीग ऑफ नेशंस क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में जाने के हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, न्यायिका परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे WHO, UNDP, UNHRC और UNSCR, यूनिसेफ और यूनेस्को। इसके बाद बात करेंगे सुरक्षा परिषद की संरचना, सुरक्षा परिषद के कार्य और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत क्यों है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों है, और इसके बाद बात करेंगे क्यों उठाई जा रही है, और इसके बाद बात करेंगे सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सिफारिशें। आइए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसी संस्था या ऐसी एक संरचना है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए कार्य करती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था विश्व के विभिन्न देशों के लिए, लगभग सभी देशों के लिए कार्य करती है। तो इसके सदस्य देश जो कि अधिक हैं, अतः मित्रों इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी बड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्य अधिक होने के कारण इसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। अब बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना? अब मित्रों, अब देखिए हमारा विश्व बहुत बड़ा है, बहुत विभिन्नताएं हैं। विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिनका निपटारा कोई एक देश अकेला कर ही नहीं सकता। कोई भी देश है ना, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, उसका निराकरण या उसका निपटारा कोई देश अकेला कर ही नहीं सकता। ऐसे में इन संगठनों को जरूरत, ऐसे में इस प्रकार के संगठनों की हमें आवश्यकता होती है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है ना? ऐसी स्थिति आ जाती है। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें हम कई राष्ट्र साथ मिलकर ही कर सकते हैं। जैसे अभी आया था कोविड-19, है ना? कोविड-19 जो आया, क्या ऐसी इस समस्या का हल कोई भी एक देश कर सकता था? नहीं, तो सबने मिलकर किया। वैश्विक ताप वृद्धि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ये भी एक ऐसी समस्या है, एक ज्वलंत समस्या है जिसको कोई भी एक देश अकेले हल कर ही नहीं सकता। अतः विश्व को जो है, या विश्व में नई चुनौतियां आ रही हैं, या विश्व को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो विश्व को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए या शांति के मामलों में मदद करने के लिए भी उपयोगी साबित होते हैं। तो इन कई सारी बातों के आधार पर हमने जाना क्या कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों है। अब बात करते हैं, प्रश्न आ सकता अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य, या आ जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। आपको इसका उत्तर एक ही लिखना है, एक ही याद करना है। तो इसमें क्या कह सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने के लिए। क्या है इसका उद्देश्य? अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते, जैसे अभी कौन सा झगड़ा चल रहा है? रूस और यूक्रेन का चल रहा है ना? और ऐसे झगड़ों को रोकने के लिए और क्या करते हैं, झगड़ों को शांति पूर्वक सुलझाने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है ना? और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रों के बीच में तनाव हो जाते हैं, तो सहयोग की राह दिखाने के लिए भी जरूरी है। इसका उद्देश्य ये भी है। शत्रुता के दायरे को
काफी हद तक कम करने का प्रयास करने के लिए, अर्थात शत्रुता के दायरे को कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। और क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास और मानव कल्याण के लिए काम करने का भी उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का है। और क्या है? विभिन्न देशों के बीच, है ना, विभिन्न देशों के बीच मदद करने के लिए या विभिन्न देशों की मदद करने के लिए या गरीब देशों की मदद करना भी इसका उद्देश्य है। और क्या है मित्रों? अंतरराष्ट्रीय संधि तथा समझौते के लिए भी ये जरूरी है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। और राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार बना रहे, उसके लिए भी ये जरूरी है। अब यहाँ पर एक आप नाम सुनते हैं, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या है ना? इसकी स्थापना क्यों हुई? क्या यह अपने उद्देश्य में सफल हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद क्या हुआ, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ और पहले विश्व युद्ध ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, है ना। पहले विश्व युद्ध को इस बात के लिए, पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया, जागृत किया है कि क्या झगड़ों के, जो इस प्रकार के झगड़े हैं, इनके निपटारे के लिए कोई ना कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन तो होना ही चाहिए। अर्थात पहला विश्व युद्ध जो हुआ उसमें बहुत मनुष्य मारे गए, बहुत जान माल की हानि हुई, तो ऐसी हानि दोबारा ना हो, इसलिए विश्व बिरादरी ने ऐसा सोचा कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे झगड़े फिर ना हो, इसलिए कोई ना कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था होनी ही चाहिए। इसलिए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों हुई, है ना। इसे कुछ सफलताएं भी मिली, लीग ऑफ नेशंस को यद्यपि कुछ सफलताएं भी मिली, परंतु यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, है ना, कमेंट करके बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में यह संस्था सफल ना हो सकी, इसलिए क्या है, एक मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। कैसा संगठन? जो लीग ऑफ नेशन से मजबूत हो, अर्थात ऐसे युद्धों को रोक सके, ठीक है। अतः इसके बाद लीग ऑफ नेशंस का इसके उत्तराधिकारी के रूप में या इसके बाद में किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। आप ये भी जान गए कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों हुई, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और इसमें क्या कब क्या हुआ, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, अगस्त 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी के जो प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। इन दोनों नेताओं के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? अगस्त 1941 में। जनवरी 1942 में क्या हुआ? ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ? मित्र राष्ट्र, है ना। 26 मित्र राष्ट्र जो लड़ रहे थे, उन्होंने अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वो वाशिंगटन में इकट्ठे हुए और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए गए। फरवरी 1945 में क्या हुआ? 3 बड़े नेता कौन कौन थे? रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन ने क्या किया? याल्टा सम्मेलन में, है ना, प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया।
अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने के मसौदे पर है ना केंद्रित एक लंबा सम्मेलन चला। लगभग 2 महीने सम्मेलन चला। 2 महीने में सम्मेलन संपन्न हुआ और 26 जून 1945 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए और पोलैंड ने जो हस्ताक्षर किए, पोलैंड उस समय पिछड़ गया था। 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार से 50 से 51 इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मूल संस्थापक सदस्य कहलाते हैं वो कितने कहलाते हैं, 51 सदस्य कहलाते हैं, है ना। पोलैंड के हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 51 हो गई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देश कहलाते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 24 अक्टूबर 1945, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद कर लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अतः मित्रों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय 24 अक्टूबर 1945 तक भारत इसका सदस्य नहीं था। भारतीय सदस्यता कब ली, इसके सिर्फ 6 दिन बाद भी भारत सदस्य बन गया। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया या इसका सदस्य बन गया। यदि मित्रों इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय या वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 है, 193 है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। इस बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था बोर्ड में, मैं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी हल करवाऊंगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में आया क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख हम 6 अंगों की बात करेंगे। कौन कौन से हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, विस्तार से इनके बारे में बताएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नंबर 2 पर बात करेंगे सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे, सचिवालय की बात करेंगे, महासभा है और न्यासिका परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। अब यदि बात करें हम इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां भी हैं। प्रमुख एजेंसियों में जैसे हम बात करें WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, है ना। ये भी इसकी एक एजेंसियां है। एजेंसियों में से आती है UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इसे यूं कहें संयुक्त राष्ट्र संघ विकास परिषद। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे UNHRC का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, है ना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, या इसे यूं कहें संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार आयोग, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार आयोग। इसके बाद बात करते हैं हम UNHCR का मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। इसका मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। इसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ की फुल फॉर्म, इनकी कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना। बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था की गई है। क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल कोष, है ना। बच्चों के लिए जो कोष है
धन है, निधि है, उसके लिए संस्था बनाई गई है। इसके बाद है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में इसे कहें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो ये हमारी कुछ प्रमुख एजेंसियां थी, इनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम इसकी सुरक्षा परिषद की संरचना, है ना? सुरक्षा परिषद की संरचना। सुरक्षा परिषद की संरचना में बात करेंगे। इसके अगर कुल सदस्यों की बात करें मित्रों, इसके कुल सदस्य देश हैं 15, जिनमें से स्थायी सदस्य देश हैं 5। अब स्थायी सदस्य देशों के नाम भी पूछ लिया जाता तो स्थायी सदस्य देशों के नाम है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, है ना? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। इसके जो 5 सदस्य देश हैं, ये स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो पावर मिली हुई है। वीटो पावर का मतलब है कि इनके पास नकारात्मक शक्ति है, अर्थात किसी भी काम को रोकने की पावर है। ये किसी भी काम को अकेला, इनमें से कोई भी एक सदस्य किसी भी काम को अकेला भी रोक सकता है। तो ये होती है वीटो पावर, है ना? ये सुरक्षा परिषद में। अब सुरक्षा परिषद में जो अन्य 10 सदस्य हैं वो कैसे होते हैं? वो अस्थायी सदस्य होते हैं, हर 2-2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं। और प्यारे मित्रों, इसमें जो भारत है वो 8वीं बार जनवरी 2021 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। अब जनवरी 2021 में सदस्य बना तो दिसंबर 2022 तक सदस्य रहा। ये 8वीं बार इसका सदस्य बना, ठीक है? और बात करते हैं इस सदस्यों का जो निर्वाचन है, सदस्यों को घटाना बढ़ाना, सदस्यों को नए सदस्यों को मान्यता देने का काम कौन करता है? तो ये आम सभा के द्वारा दिया जाता है ना? जो इसकी आम सभा है, इसके द्वारा अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूल रूप से सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य थे? मूल रूप से सुरक्षा परिषद में कुल 11 सदस्य थे, जिसको 1965 में संशोधन करके इसके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? 15 कर दी गई है। अब हम नई बात करेंगे सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद क्या क्या कार्य करता है? तो सुरक्षा परिषद के जो उद्देश्य हैं अभी मैंने बताया, वो लगभग कार्य हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का काम है। क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाने का काम है इसका। और क्या है? देशों के बीच शांति स्थापित करने का काम है ना? देशों के बीच शांति स्थापित करने का काम है। अनिवार्य जो निर्णय होते हैं उनको घोषित करना भी इसका ही काम है। जैसे अमेरिका को पावर दे दी गई थी इराक के खिलाफ लड़ने की, है ना, उस समय। तो इस तरह की जो अनिवार्य घोषणाएं हैं वो भी सुरक्षा परिषद का एक कार्य है। और शांति भंग करने वाला जो कोई देश है उसके खिलाफ कार्रवाई करना, जैसे इराक ने कुवैत पर हमला करके वहां पर अंतरराष्ट्रीय शांति को भंग करने का काम किया, तो उसके खिलाफ शक्ति का उपयोग करने की जो है ना परमिशन दी, वो किसने दी? सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये थी। फिर है अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार की जरूरत क्यों है? देखिए, बनावट और प्रक्रिया में सुधार की जरूरत। इसकी जो बनावट है बहुत समय पहले की है ना, 1945 में बना। संगठन के न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाने की जरूरत है। उस समय की और अब की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है, अभी आगे चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद के आकार में परिवर्तन करने की अब जरूरत आ गई है। और जो वीटो पावर वाले सदस्य देश हैं वो कितने देश हैं? 5, है ना। 5 सदस्य देश हैं, उनको
बढ़ाने की जरूरत है, उनकी संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है और नए देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की जरूरत है। नए नए देश इसमें शामिल होने चाहिए क्योंकि तब की और अब की परिस्थिति में चेंज आ गया है। इसके सिर्फ 5 सदस्य देश ही वीटो पावर, जिसको निषेधाधिकार कहा जाता है, इसको ही क्यों मिला, क्यों दिया गया है ना? इससे क्या होता है, सुरक्षा परिषद के जो फैसले हैं उनमें 5 देशों की मनमानी चलती है, इन 5 देशों की मनमानी चलती है। तो इसे प्यारे मित्रों हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं कहेंगे, इसे हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, है ना? दुनिया में क्या इन 5 देशों की ही शक्तियां हैं, या इन 5 देशों के हित या अनिहित की जरूरत है, या ये 5 ही देश सर्वोपरि है, या ये 5 ही देश सब कुछ है? तो ऐसा तो नहीं है। अब शक्ति संतुलन चूंकि बदल रहे हैं, नई नई शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, है ना? तो अब बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है? अब प्यारे मित्रों आप देखिए कि यूएनओ को कब बनाया गया, 1945 में बनाया गया, और उस समय की और आज की जो परिस्थिति है, उस समय का और आज का जो माहौल है वो अलग है, भिन्न है ना? देखिए हमारे विश्व ने 2 विश्व युद्ध भी झेले हैं और इसके बाद के समय में शीत युद्ध का दौर भी चला। शीत युद्ध का दौर कब तक चला? 1945 से 1991 तक चला और शीत युद्ध समाप्त भी हो गया, है ना? इसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और क्या हो गया, शक्ति संतुलन में परिवर्तन भी हो, क्योंकि शीत युद्ध के समाप्त होने से पहले ही सोवियत संघ का विखंडन हो गया और अमेरिका एक पावरफुल देश बन गया। और यूएनओ उस समय के हालात और स्थिति को देखकर बनाया गया। 1945 के हालात और स्थिति को देख करके हमने यूएनओ का निर्माण किया था। अब 1991 के बाद बहुत सारे बदलाव आए, है ना? बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे क्या क्या हुआ, सोवियत संघ का टूटना, सोवियत संघ टूट गया और सोवियत संघ के टूटते ही अब एक क्षत्रिय शासन किसका हो गया, अमेरिका का। अमेरिका एक ताकतवर देश बन के उभरा और प्यारे मित्रों अब चीन ने भी काफी विकास किया है। एशिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, जैसे हम दक्षिण एशिया में रहते हैं, यहाँ की स्थिति में भी काफी बदलाव आया है। नए देश यूएनओ में शामिल हुए हैं, नई नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब क्या है, उस समय आतंकवाद नहीं था, अब आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना? जब विश्व में इतने सारे बदलाव आए हैं, इतने सारे परिवर्तन आए हैं, इतने सारे चेंज आए हैं, तो ऐसे में आप बताइए क्या यूएनओ में बदलाव की जरूरत है या नहीं? अतः यूएनओ में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। और यूएनओ कैसा है? यूएनओ आज भी ऐसा ही है जैसा कि 1945 में था, है ना? 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना हुई, ऐसा का ऐसा ही है। इसके सदस्य देश बड़े हैं, परंतु इसकी कार्य प्रणाली में कोई भी सुधार नहीं आया है। बात करते हैं नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सिफारिशें। सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए क्या क्या सिफारिश हो सकती है? प्रिय मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी है ना, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए एक कार्य ग्रुप बनाया। एक कार्य ग्रुप बनाया जिसने अपनी सिफारिशें दी। कब? 1997 में। 1997 में उस कार्य ग्रुप ने अपनी सिफारिशें दी। क्या सिफारिशें? कि स्थायी सदस्यता कैसे देशों को मिले, किन किन देशों को मिले, है ना? वो देशों में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो स्थायी सदस्यता ऐसे देशों को दी जाए जो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत हो, है ना? जो धन संपन्न हो और सेना भी शक्तिशाली हो, और क्या है, आबादी की दृष्टि से भी बड़े हो। अर्थात ऐसा नहीं है छोटा देश हो, आबादी की दृष्टि से भी काफी बड़े हो, मजबूत हो। और क्या क्या देशों में खासियत हो? लोकतंत्र हो,
मानवाधिकार जैसे मुद्दों में निष्ठा रखते हो, है ना, मानवाधिकार या लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, निष्ठा रखते हो, आस्था रखते हो। और क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान भी चौका देते, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें धन की व्यवस्था भी करते हो, धन भी अच्छा देते हो। और क्या है, क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक विभिन्नता तथा भौगोलिक विस्तार के साथ ये देश प्रतिनिधित्व करने की भी क्षमता रखते हो, अर्थात नेता बनने की, है ना, प्रतिनिधित्व करने की भी क्षमता ऐसे देशों में हो, अर्थात दबू किस्म के देश ना हो, उस तरह के होने चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सिफारिशें की गई। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को समाप्त कर देंगे। तो हमारे चैनल को तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।